हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WB सॉल्यूशंस बाय ग्रे सिस्टर। सो हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है, फोर्स एंड प्रेशर। और हम लोगों ने कवर किया था। आज हम लोग वेट के बारे में जानेंगे कि भार क्या है, किसी वस्तु का भार कैसे हम लोग मापते हैं और उसको अच्छे से डिस्क्राइब जो किया गया है हमारे सिलेबस के अनुसार, वैसे हम लोग आज यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टडी करते हैं वेट से कि वेट यानी कि भार किसको कहते हैं। ठीक है, तो वेट मीन्स हुआ भार, यानी सभी जानते हैं हम लोग कि भार किसी वस्तु, मात्रा अलग चीज होती है और भार अलग होती है। ठीक है, भार मीन्स हुआ कि द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। जिस बल के कारण कोई वस्तु क्या करती है, पृथ्वी क्या करती है कि अपने सेंटर की तरफ उस वस्तु को खींचती है, वही हमें भार की तरफ फील होता है। आप सपोज करिए कि आप जब सीढ़ी से जब चढ़ते हैं तो चढ़ते समय आपको फील होता है क्या कि आप ज़्यादा भार वाले महसूस हो रहे हैं। लेकिन वैसे ही जब आप नीचे की तरफ उतरते हैं तो आपको कैसा फील होता है, आप इजीली उतर जाते हैं, आपको कोई थकावट फील नहीं होती है। ध्यान देने की बात यही है कि हम जब ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो हमें कैसा फील होता है कि हम ज़्यादा भारी हो रहे हैं और हमें थकावट महसूस हो रही है। इसकी वजह यही है कि हमारा जो वेट है वो नीचे की तरफ यानी अर्थ के सेंटर की तरफ टुवर्ड्स में काम करता है, एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अपने वस्तु के भार जो है वो अर्थ के सेंटर की तरफ काम करता है तो हमें भारी महसूस होता है, वही उस वस्तु का भार होता है। हम मीन्स यही हुआ कि जब हम नीचे की तरफ उतरते हैं तो हम पृथ्वी के यानी अर्थ के सेंटर से हम लोग बिल्कुल ही उसके अपोजिट में नहीं जाते। यहाँ पर जब हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो हम अपोजिट कार्य करते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं तो हम उसके जैसा अर्थ चाहती है यानी अपने वेट को अपनी तरफ खींचते रहना, तो वो हमें ईजिली फील होता है उतरना और हमें अच्छा लगता है। मीन्स क्या हुआ कि हमें थकावट फील नहीं होती है, तो हम उसके अर्थ के टुवर्ड्स जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वेट जब हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो हमें कैसा फील होता है कि हम अपोजिट जा रहे हैं, तो हमें वही उस वस्तु का भार है। ठीक है, अब हम लोग भार को लिखते हैं क्या कि द वेट, इसका मतलब यही हुआ कि हम आपके तो बुक में है ही डिफिनेशन, फिर भी आप थोड़ा यहाँ देख लीजिए कि वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मीन्स क्या हुआ कि वेट क्या है, वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यही हुआ तो कि जब वस्तु पृथ्वी से, जब कोई बॉडी है वो पृथ्वी के टुवर्ड्स मतलब काम करती है तो वही उस वस्तु का भार होता है। उसी से ही पता चलता है कि उस वस्तु का भार कितना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का वेट है W तो हम लोग इसको लिख सकते हैं mg, वेयर m इज, अब यदि कोई वस्तु है तो उसका तो मास होगा ही, विदाउट मास तो कोई वस्तु हो नहीं सकती है। वेयर m इज मास, वेयर m इज इक्वल टू मास और g इज इक्वल टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि यदि W इज इक्वल टू M है, M इंटू G, तो इसको लिख सकते हैं कि मान लिया जाए कि M, वेयर M इज मास ऑफ द बॉडी और G क्या होता है हमारा, G इज द ग्राम में होता है, मास ग्राम में होता है और G इज 9 समथिंग, मीन्स ग्रेविटी जो होता है वो 9.8 ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड, और SI में होता है SI में होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड और CGS में होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका जो ये यूनिट है मीन्स द वैल्यू ऑफ G होता है 9.8 ग्राम, 9.8 मीटर पर सेकेंड और CGS में होता है 980 मीन्स 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज समझना है कि वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं कि इस फोर्स को हम लोग कैसे मेजर कैसे करते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि भार को मेजर करने के लिए हमें स्प्रिंग बैलेंस का यूज किया जाता है। मीन्स वेट को किसी वस्तु के भार को मेजर करने के लिए हम लोग स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस चूंकि हम यहाँ पर तो थोड़ा सा हमें टच कराया गया हमारे इस 8th क्लास में, लेकिन जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो और इसको डिटेल्स में हमें मिलते जाएगा कि स्प्रिंग बैलेंस किस तरह से और अच्छे से कार्य करता है। मीन्स यहाँ पर तो न्यूटन्स के लॉ के अनुसार दिखाया गया है। आगे जाएंगे तो आपको हुक्स लॉ और बाकी सारे जितने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने अपने तरीके से इसको पेश किया है। तो चलिए आज हम लोग इसको यहीं पर पढ़ते हैं कि मेजरमेंट ऑफ फोर्स किसको कहते हैं। कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी और द वेट ऑफ ए बॉडी इज द मेजर्ड बाय ए स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा किसी वस्तु का भार को मापा जाता है। इट कंटेन्स ए कॉइल्ड स्प्रिंग। इसके इस तरह से कोई कॉइल्ड स्प्रिंग होता है। ठीक है, इस तरह से कॉइल्ड स्प्रिंग होता है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक स्प्रिंग बैलेंस है, तो यहाँ पर इस तरह से कॉइल्ड स्प्रिंग हुआ। ठीक है, अब यहाँ जो कॉइल्ड स्प्रिंग होता है आपका, यहाँ पर एक हुक लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे हुक लगा हुआ है। इस हुक में हम लोग वेट को नीचे की तरफ पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने पुट किया वेट, W इजिकल टू वेट, यहाँ पुट करते हैं और यहाँ पर एक मेजरिंग स्केल होता है। इससे अटैच एक मेजरिंग स्केल होता है जो हमें दिखाते रहता है कि इसमें कितना ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। जैसे ही हम लोग यहाँ वेट को डालेंगे तो यहाँ पर ये स्प्रिंग क्या करेगा, ये स्प्रिंग तो नीचे की तरफ आएगा ना, ऐसे 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 आ जाएगा। तो ये जब नीचे की तरफ आएगा तो इसे मेजरिंग स्केल से हम लोग इसको माप लेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें कितना इलास्टिक हुआ। मीन्स ये वेट के कारण, ये जो वेट के कारण इसमें कितना स्ट्रेन उत्पन्न हुआ। ये स्ट्रेस लगाया हमने और उसके बाद जो स्ट्रेन उत्पन्न हुआ, स्ट्रेस मीन्स अप्लाइड फोर्स। यदि किसी वस्तु पर वो यहाँ अप्लाइड फोर्स लगाया जा रहा है और वस्तु नीचे की तरफ आ रही है। नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अर्थ अपनी तरफ खींचता है, किसी वस्तु के भार को अपनी तरफ खींचते रहता है, अट्रैक्ट करते रहता है। तो ये भार उसी की वजह से हुआ और इस स्प्रिंग में चेंजेस भी उसी के वजह से आया। तो यहाँ पर हम लोग इसको नोट कर लेंगे कि कितना इसमें स्ट्रेन हुआ, मीन्स कितना इसमें चेंजेस आ रहे हैं अप्लाइड फोर्स लगाने के बाद। और इसी चेंज को हम लोग, इसी वेट को हम लोग काउंट करते हैं कि अप्लाइड फोर्स लगाने के बाद इस स्प्रिंग में कितना चेंजेस हुआ। यही स्प्रिंग बैलेंस काम करता है। ठीक है, इसको हम लोग कमानीदार तुला हिंदी में बोलते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। ये सिर्फ और सिर्फ वेट मापने के लिए ही किया जाता है और इसका यूजेस हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह में होता है, जैसे ट्रक्स को मापने के लिए और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे जो बहुत वेटेड हैं, जो सामान वेटेड होते हैं, उनको मापने के लिए कमानीदार तुला का यूज किया जाता है। क्योंकि मात्रा मापने के लिए हम कॉमन बैलेंस का यूज करते हैं और कमानीदार तुला से हम लोग किस चीज को मापते हैं, बहुत हैवी वेट को मापा जाता है। ये हमारे पास नहीं मापा जाता, मीन्स बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े वेट के को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो इससे हमें सिर्फ यही पता चलता है कि इस वेट में कितना चेंजेस हुआ अप्लाइड फोर्स लगाने के बाद। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण हुआ और इससे हमें वेट का पता चल जाएगा। ठीक है, एक बार और अच्छे से इसको समझ लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ फोर्स कैसे करते हैं हम लोग। कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, यदि किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जा रहा है तो उस वस्तु में जाहिर सी बात है कि परिवर्तन आता है। मीन्स क्या हुआ कि फॉर द वेट ऑफ ए बॉडी, यदि वेट की तरह उस फोर्स को लगाया जा रहा है। फोर्स बहुत तरीके से लगता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अप्लाइड फोर्स वेट के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, इज द मेजर्ड बाय ए स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा इस वस्तु के भार को मापा जाता है। इट कंटेन्स ए कॉइल्ड स्प्रिंग, एक कॉइल्ड स्प्रिंग होता है और हैविंग ए हुक एट ए वन एंड, हुक वन एंड में होता है एंड द अदर एंड फ्री होता है। एक हुक होता है, वो अदर एंड फ्री होता है, एक हुक अटैच होता है, एक अदर एंड फ्री होता है। तो द स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड, स्प्रिंग क्या हुआ कि स्ट्रेच हो गया, फैल गया नीचे की तरफ। तो जब उस पर अप्लाइड फोर्स किया जाता है टू इट्स फ्री एंड, फ्री एंड पे यदि हम लोगों ने W वेट डाला है तो स्प्रिंग में क्या हुआ, चेंजेज हुआ। ठीक है,
और टू एक्सटेंट बाई विच द स्प्रिंग गेट्स एट स्ट्रेच इज अ मेजर ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यहाँ पर हम लोग अप्लाइड फोर्स को मेजर कर लेंगे बाई मेजरिंग स्केल से, चूंकि इसी में अटैच होता है नीचे की तरफ, ठीक है। और ये हमें दिखाता है कि कितना रीडिंग हमें इस स्केल से मिल जाएगा कि कितना उस स्प्रिंग में चेंजेज आए हैं। मान लिया जाए कि स्प्रिंग पर अप्लाइड फोर्स हम लोग लगाए हैं 2 kg। यहाँ 2 kg यदि हम लोग अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो हमारा जो W होगा वो कितना होगा, तो जो वेट होगा मीन्स क्या कि वी विल मीन दैट द अप्लाइड फोर्स इज, अप्लाइड फोर्स कितना हो गया 2 kgf, वेयर F इज अप्लाइड फोर्स, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि 2 इंटू kg, और हमारा जो 9.8 होता है वो 9.8 क्या है, अब ये जो फोर्स हुआ ये 9.8 हमारा क्या है, एसआई यूनिट है ना, ये है हमारा फोर्स मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो इसका यूनिट है, हम लोग अब इसको निकालते हैं तो हमें कितना मिलेगा 19.6 एन। अब ये जो हमें मिला ये अप्लाइड फोर्स, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इतना न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा है, ठीक है। अब देखिए ये 2 kg का ही वेट है, लेकिन हमें इतना न्यूटन का फोर्स इस पर लगाने के बाद हमें ये स्प्रिंग में स्ट्रेच हुआ, क्योंकि 2 kg का वेट है और इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि ये चीज़ कैसे हो रहा है, मीन्स मेजरिंग स्केल से हम लोग इसको अच्छे से माप लेंगे और डब्ल्यू वेट लगाने के बाद जो स्ट्रेन हुआ उसको यहाँ पर हम लोग अप्लाइड फोर्स को माप लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो इट इज आवर कॉमन एक्सपीरियंस कि दैट ए बॉल मूविंग ऑन ए ग्राउंड, एक बॉल जैसे ग्राउंड में मूव कर रहा है तो क्या होता है कि वो मूव करते करते स्लोज डाउन हो जाता है, मीन्स धीरे धीरे उसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, एंड स्टॉप ऑन इट्स आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस के बाद वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अनुसार क्या है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द बॉल आफ्टर बीइंग पुश्ड, जब बॉल को पुश किया गया तो शुड हैव टू कंटिन्यू, उसको कंटिन्यू इसके अपने मोशन में तो उसको कंटिन्यू रहना चाहिए। जब बॉल को हमने पुश किया तो क्या होना चाहिए कि वो अपने मूवमेंट में उसको रहना चाहिए, अपने मोशन में उसको रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि बॉल जाके कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद वो बॉल रुक गई, वो रुका तो ग्राउंड के ऊपर वो जाके बॉल रुक गया। तो क्या हुआ कि बीइंग पुश टू कंटिन्यू इट्स मोशन विथ यूनिफॉर्म, जब कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई वस्तु कोई बॉडी मूव कर रहा है तो कैसे रुकेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल जाकर दबाव न दे, बाहरी बल उस पर ना लगाया जाए तो वो वस्तु नहीं रुक सकती है। यहाँ पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमें यही कहता है। इसका मतलब क्या है कि दिस मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉल, कोई एक बाहर का कोई फोर्स चाहिए ताकि कोई एक बाहर का फोर्स काम कर रहा है कि वो बॉल जाके ग्राउंड में रुक गया। हम नहीं जानते कि वो कौन सा फोर्स है, वो कौन सा फोर्स काम कर रहा है। हमने बॉल को पुश कर दिया, बॉल धीरे धीरे स्लो डाउन होकर वो क्या हुआ कि वो रुक गया, लेकिन कोई तो है कोई फोर्स काम कर रहा है कि धीरे धीरे वो, या तो बॉल को मूव करते रहना चाहिए था लेकिन बॉल मूव नहीं कर रहा है। तो जो कोई फोर्स जो यहाँ पर जो काम कर रहा है वो क्या है, दिस फोर्स अपोजिट द मोशन ऑफ द मूविंग बॉल, ये फोर्स क्या कर रहा है कि वो अपोजिट कर रहा है, वो इस मूविंग बॉल को रोकने के लिए, मोशन में रोकने के लिए अपोज कर रहा है। एंड ऑकर्स बिटवीन इन द टू सरफेस, अब यहाँ पे टू सरफेस पे काम कर रहा है, एक तो जो ये कांटेक्ट में है वो सरफेस, और जो बॉल का जो सरफेस है वो कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड ऑल्सो एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और ये जो काम कर रहा है, ये जो फोर्स जो काम कर रहा है, ये जो टच में जो फोर्स है वो काम कर रहा है, वो इस बॉल को रोकने के लिए काम कर रहा है। और ये जो टच में जो है वो ये मूव करना चाहता है, पर ये जो कांटेक्ट में जो बॉल जिस ग्राउंड से कांटेक्ट में है वो क्या कर रहा है कि इसको रोकने का काम कर रहा है।
तो दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और सिंपली फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि कोई ऐसा एक फोर्स है जो मूविंग बॉडी को रोकने का काम करता है। जैसे कि अब घर्षण को अच्छे से ये अपने आम भाषा में समझिए कि जब टायर हुआ, या फिर आप साइकिल रखे होंगे, या फिर गाड़ी का चक्का देखिए, या फिर कुछ भी ऐसा चीज देखिए जो चीज ज्यादा स्लाइडिंग होता है, मीन्स क्या वो आसानी से वो फिसल जाता है। मीन्स चिकनी सतह वाला चीज, यदि इसको भी ध्यान से देखेंगे तो इस पर भी कहीं ना कहीं जाकर एक फोर्स काम कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा, ये स्लाइडिंग है चूंकि बहुत ज़्यादा फिसलन हो रहा है इसमें, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा ये स्लाइडिंग होगा तो कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेगा ही, कहीं ना कहीं इसका ऐसा एक अपोजिट सरफेस मिलेगा जिसके कारण ये मूविंग किया हुआ जो वस्तु है, ये मूविंग फेन है, वो रुक जाएगा। ठीक है, हमारी गाड़ी के टायर वगैरह में आप ध्यान दीजिएगा कि चिकना नहीं होता है, उस पर कुछ बने होते हैं या फिर कुछ निकला होता है, इस तरह से टायर में इस तरह से निकला होता है। वो क्यों होता है? ताकि हम जब गाड़ी को चलाते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में होता है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है, तो जब कहीं रुकने की बारी आती है तो वो क्या करता है, ये जो जितने जो ये निकले होते हैं टायर में, ट्यूब में, इस तरह से वो इन सबको रोकने का काम करता है। वो सरफेस एरिया के कांटेक्ट में जाता है और ये जो चीज़ है वो अपना काम करता है, इधर से ये फोर्स लगाते हैं और वो फ्रिक्शन काम करना शुरू कर देता है और हमें गाड़ी रुक जाती है। यदि ये नहीं लगा होता तो स्लाइड कर जाते हैं और हमेशा एक्सीडेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे हथेलियों पर ही, खुद की हमारी हथेलियों, हमारे जो बॉडीज है, हमारे पैर पर भी इस तरह के कुछ ऐसे निशान बने होते। सपोज कि यदि ये निशान नहीं बने होते तो हमारी हथेलियां भी फिसलती, हम चल भी नहीं पाते। मीन्स क्या होता है कि हमारे पैर में भी बना हुआ है, ये बना होता है ताकि हम जो कांटेक्ट में आए किसी भी सरफेस के, तो हम वहाँ के एयर से कांटेक्ट करके हम उस चीज़ को पुश करें और हम चलना शुरू करें। यदि हमारे चीज़ों में इस तरह का नहीं बना होगा तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ही काम करता है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि कोई भी मूविंग बॉडी हो, कोई भी मूविंग बॉडी हो, वो रुकता क्यों है? क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेनेवर ए बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। एक वस्तु है, एक बॉडी है, वो क्या कर रहा है कि मूव कर रहा है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, एक दूसरे सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है। तो क्या होता है कि ये फोर्स कम्स इनटू ए प्ले, वहां पर एक फोर्स आता है, वहां पर एक फोर्स काम करता है into play with which acts parallel to its surface of contact। वो इसके पैरेलल में ही रहता है हमेशा। जब हम चलते भी हैं तो हमारे जो फोर्स, हमारे पैरों में जो फोर्स लगता है, हम तो फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स पुश किया लगा रहे हैं चलने के लिए, लेकिन हमारे पैरों में भी एक नीचे की कॉन्टैक्ट का जो सरफेस है उस पर भी फोर्स लग रहा है हमें, ताकि हम अच्छे से चल पाएं। यदि वो ज़्यादा स्लाइडिंग हो तो हमें चलने में कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि जो नीचे का कॉन्टैक्ट एरिया है वो स्लाइडिंग हो रहा है। मीन्स वो बहुत ज़्यादा, और जब बहुत ज़्यादा खुरदुरे में भी चलने में, मीन्स बहुत ज़्यादा रफ एरिया में भी चलने में तकलीफ होती है तो ये सब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ही होता है। तो एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड अपोजेस द रिलेटिव मोशन। जो मोशन में जो चल रहा है, कोई भी चीज हुआ जब वो मूव कर रहा है तो इसको अपोज करने के लिए, ये रिलेटिव मोशन में चल रहा है तो उसको अपोज करने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसी को ही दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को अच्छे से समझ जाएंगे तो जब इससे रिलेटेड कुछ भी आपको आता है तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको समझिए कि ये किस तरह का फोर्स काम कर रहा है। हम लोग सभी जानते हैं क्या, घर्षण क्यों हुआ भाई? ऐसी थोड़ी ना हो गया, कोई तो फोर्स काम कर रहा है। कितना इजीली बोल देते हैं हम लोग, भाई कांच पे मत चलो फिसल जाओगे। कांच पे क्यों नहीं चलेंगे, क्यों फिसल जाएंगे? ये कभी नोटिस किया है? किसी रफ प्लेस पे चलो, आराम से चलो ताकि हम अच्छे से चल पाएंगे। हमारे कितने सारे जो काम करते हैं हमारे साथ साथ बहुत सारे ऐसा चीजें हैं, हम थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि वहां पे घर्षण किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग आते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं, कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले बिटवीन टू बॉडीज के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है बिफोर वन बॉडी एक्चुअली स्टार्ट्स मूविंग। एक बॉडी स्टार्ट करता है मूविंग करने के लिए ओवर द अदर, एक बॉडी के ऊपर
एक ओवर द, इस पर यदि अप्लाइड फोर्स हम लगा रहे हैं F, वेयर F यदि अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बॉडी के ऊपर यदि एक बॉडी मूव करता है ओवर द अदर इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले, जो काम करता है बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में जो काम करता है, बिफोर वन बॉडी एक्चुअली स्टार्ट, एक बॉडी स्टार्ट्स करता है ओवर द अदर इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। मीन्स क्या हुआ कि ये बॉडी को मूव नहीं करना है, मीन्स दोनों तो मूव में नहीं हो सकता है, कोई कांटेक्ट में होगा। यदि ये चीज़ हम मूव करेंगे तो ये देखिए ये स्टैटिक में है और ये क्या कर रहा है, ये बॉडी इसके ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इसी को कहा जाता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले बिटवीन टू बॉडीज बिफोर वन बॉडी एक्चुअली स्टार्ट्स मूविंग ओवर द अदर इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर और भी फ्रिक्शंस हैं, जैसे कि है रोलिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं? तो रोलिंग फ्रिक्शन मीन्स हुआ कि देखिए, रोलिंग फ्रिक्शन मीन्स हुआ कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो फोर्स और फ्रिक्शन का, घर्षण का वह बल दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर। ये देखिए ये रोल ही तो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये बॉडी है, ये मूव कर रहा है, ये तो रोल ही कर रहा है ना, ये रोलिंग फ्रिक्शन के रूप में कहा जाएगा। ठीक है, ये रोलिंग फ्रिक्शन के रूप में कहा जाएगा। मीन्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर, वो एक सरफेस के ऊपर ये रोल करता हुआ आएगा, रोल करता हुआ। ठीक है, तो ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कि व्हेन ए व्हील रोल्स ओवर ए रोड, रोलिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। एक जब कोई व्हील है, एक चक्का है, वो रोड के ऊपर रोल करता हुआ मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, रोल करते हुए तभी तो गाड़ियाँ चलती हैं, यदि वो रोल नहीं करती तो गाड़ियाँ नहीं चलती। तो वहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है, कम्स इनटू प्ले वेयर इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु के ऊपर एक वस्तु रोल करता हुआ चलेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन के रूप में कहा जाता है। ठीक है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स ओवर। यदि कोई वस्तु के ऊपर, मान लीजिए कि कांच ही हुआ, तो कांच के ऊपर यदि कोई हम लोग पैर रखेंगे तो क्या होगा, स्लाइड कर जाएंगे। तो स्लाइड करेंगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। एक दूसरे पर जब कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है, एक बॉडी के ऊपर जब कोई दूसरा बॉडी स्लाइड कर रहा है, जैसे ये है प्लेन, इस पर यदि इस तरह से ये ब्लॉक रखा हुआ है और ये बना हुआ है इस तरह से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कि जब बहुत सारे ऐसे ऐसे वेटेड सामान होता है जिसको स्लाइड करके ले जाते हैं ताकि वो ईजिली हमें चला जाए, थोड़ा सा हल्का सा फोर्स लगाए और यहाँ से ये वस्तु क्या हुआ कि स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन के जरिए ही उस वस्तु को मूव कराते हैं। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, यदि कोई वुडन ब्लॉक है तो उसको हम लोग पुल करते हैं या पुश करते हैं ओवर हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन वहां पर काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रिक्शनल, हमारा यहाँ पर आप देखिए, और क्या क्या फैक्टर होता है, किस किस फैक्टर पर ये डिपेंड करता है वो भी देख लीजिएगा, आपके बुक्स में है, और कुछ प्रॉब्लम होने से आप मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे डेंसिटी और भी जो है बाकी के प्रेशर ऑफ लिक्विड और बाउंसी, ये सब है इमर्शन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यहाँ पर हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और वेट को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको और अच्छे से अपडेट्स मिलते रहेंगे। बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अच्छे से अपडेट्स मिलें और आप अच्छे से इन सब चीज़ों का लाभ उठाएं। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, ठीक से पढ़ाई करिए। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।